जल्दी जल्दी जल्दी, माशाल्लाह वेल। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन चल रही थी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो सफ़ा नंबर निकाल लें, साथ वाले की किताब का 13, सफ़ा नंबर 13। भाई ये कल एंट्रेंस पे चेक लगा दें। नोट्स भी लेके आए। द मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड, मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो उसको क्या कर दिया जाएगा। इसकी मिसाल हमने कल दे दी थी आपको। अच्छा जी भाई, नोट्स ला दें। कितने लोगों को नोट्स चाहिए, जरा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 4। और हाइब्रिड में कितनों को नोट्स चाहिए जी? किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। नोट्स ला दें 4-5 कॉपीज। अच्छा, दूसरी बात पढ़ें। मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर होंडा एटलस कार के पास एक मशीन है, उस मशीन से वो गाड़ियां बनाते हैं और हाइब्रिड में लेट आते हैं। तो होंडा एटलस कार के पास एक मशीन है, उस मशीन से होंडा एटलस कार वाले जो है वो गाड़ियां बनाते हैं। अब सवाल ये अराइज होता है कि उस मशीन की बाजार में क्या कीमत है। तो जवाब ये होगा कि उस मशीन की बाजार में कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि कोई और बंदा उसे खरीदने को तैयार। इसलिए इसको वेट इसलिए इसको किसी ना किसी तरीके से कैश अमाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसको कैश अमाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? इसको कैश अमाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? इसको कैश अमाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका यह होगा कि बाजार में तो इसकी कीमत लग नहीं रही, क्योंकि होंडा एटलस कार की मशीन और तो किसी ने खरीदनी नहीं। तो इसका हल यह होगा कि आप जो है किसी ना किसी तरीके से इसको फेयर वैल्यू असाइन करें। मे बी आप ये देखें कि उससे कितनी गाड़ियां बननी है, वो गाड़ियां जो बनाएंगे उनसे कितने पैसे आने हैं, जितनी बचत होनी है, वो मशीन की वैल्यू है। तो वो कई तरीके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सारे तरीके हमारे सिलेबस से बाहर हैं। इसलिए लॉ मेकर का बस एक फिक्रा याद कर लें जो लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज की कैश में वैल्यू असाइन नहीं हो सकती तो जबरदस्ती उसको कैश में वैल्यू असाइन करो और उसकी फेयर वैल्यू निकालो। आप पढ़ें कल वाला फिक्रा, चेहरा नीचे। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड इग्नोरिंग द फैक्ट, इस बात को इग्नोर कर दें, दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू। नोट्स बांट दें, इस बात को इग्नोर कर दें कि ये कैश में कन्वर्ट। आगे लिखें जबरदस्ती कैश में कन्वर्ट करें। हाथ खड़ा करें, नोट्स चाहिए तो। जबरदस्ती कैश में कन्वर्ट करें। ओके, नेक्स्ट। कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब जो हजरात जिनका फर्स्ट डे है या कल फर्स्ट डे था, अब जो हम बातें पढ़ रहे हैं उसका पिछले पढ़े से कोई ताल्लुक नहीं। कल टेबल में रेट लगाना कितने लोगों ने सीख लिया, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। हाइब्रिड वालों को मैंने कहा था जिनका फर्स्ट डे था, और फिजिकल वालों को भी कहा था जिनका फर्स्ट डे था। ओके, शुक्रिया। कई दफ़ा ऐसा होता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल होती है कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या है। तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल है, कोई ऐसे दूर के इलाके में है जहां फेयर वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल हो रहा है, तो उसका हल ये है कि आप उसकी फेयर वैल्यू निकाल लें बोर्ड से पूछ के। वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसर्टेनेबल, ऑर्डिनरीली आमतौर पर, एसर्टेनेबल मालूम हो सकती हो। जहां प्राइस आमतौर पर मालूम ना हो सकती हो, बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन
ऑफिशियल गजट एक सफ़ा होता है जो साल के एंड पर हर दफ़ा हुकूमत प्रिंट करती है, जिसमें हुकूमत मोटी मोटी बातें बताती है। तो ऑफिशियल गजट एक सफ़ा होगा, उसके अंदर लिखा होगा डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, तो ऑफिशियल गजट में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बता दी जाएगी कि कितनी है ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, वेयर द, जल्दी बैठे ना, हाइब्रिड में लेट, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय बोर्ड। अच्छा, पहला तो ये सवाल हो गया जो मैंने आपको पॉइंट 3 में बताया। अब ये देखें, लेट आने वाले लोग जैसे सारे डिस्टर्ब हुए हैं, जल्दी करें। अच्छा, अब पढ़ें, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय बोर्ड। बोर्ड ने किसी इलाके की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बताई हुई कि फलां इलाके में, देखें एक तो ऐसी ज़मीनें हैं जो लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, उनकी तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको वैसे ही पता चल जाती है। लेकिन अगर ऐसी जगह हैं जिनकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही तो उनकी फेयर वैल्यू बता दे बोर्ड। वो है पॉइंट 3 हमारा, कि जहां प्राइस आमतौर पे पता नहीं चल रही तो बोर्ड बता दे। अगर बोर्ड भी नहीं बताता तो फिर क्या करें? वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय बोर्ड, जहां बोर्ड ने भी फेयर वैल्यू नहीं बताई, एज अबव, जैसे कि बोर्ड से उम्मीद थी बताएगा लेकिन नहीं बताई, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम्ड टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हर इलाके के अंदर एक होता है, अपने इलाकों को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो हर इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। ये क्या तरीका है? अब कोई क्लास चल रही है हाइब्रिड में, जब जब मर्जी आ रहे हैं। अच्छा, तो इट विल द वैल्यू फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। रेवेन्यू, रेवेन्यू से मुराद है ये लोग हुकूमत का ना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। और प्रोविंशियल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी, ऑथोराइज्ड, जिसको ऑथोराइज कर दिया गया है इस मद में कि वो स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी करे। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? जिस वक्त जमीन आपके नाम लगती है तो जो पैसे आप जमा करवाते हैं हुकूमत के खजाने में, बोलें डेट इज कॉल्ड एज स्टैंप ड्यूटी। तो आइडियल ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी डीलर से पूछें। पॉइंट 3 कहते हैं नहीं पता तो बोर्ड बता देगा। पॉइंट 4 कहते हैं कि अगर बोर्ड ने भी तो उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू से पूछें या सूबे की अथॉरिटी से पूछें या किसी भी अथॉरिटी से पूछें। हमने कहा वो अथॉरिटी कौन है? कहते हैं ऑथोराइज्ड फॉर पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी। ये लोग स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी करते हैं। स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी करने का मतलब क्या होता है? ये लोग जिस वक्त जमीन आप खरीदते हैं तो आपके नाम जमीन लगवाने के लिए पैसे लेते हैं। तो आप बता दें किन 3 लोगों से पूछना है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू से या प्रोविंशियल अथॉरिटी या एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी। तो ये थी जी फेयर मार्केट वैल्यू की डिस्कशन। अब आप आ जाएं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर की तरफ। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, अच्छा, आपका कोई एक्सपेंडिचर रिकवर हो गया। मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने एक एसी रिपेयर कराया 7,000 में, सर्विस प्रोवाइडर को अगले साल ख्याल आया कि मैंने 2,000 ज्यादा ले लिए थे कॉलेज वालों से, सो ही रिटर्न द अमाउंट, तो उसने 2011 में 2,000 वापस कर दिए। तो क्या आपका खर्चा हुआ या हुआ रिकवर हो गया? ट्राई करें, बोलें हुआ रिकवर हो गया। अब अगेन मैं कह रहा हूं जिनका फर्स्ट डे है या सेकंड डे है, ये सिंपल बातें चल रही हैं।
तो इसे कहते हैं रीकूप एक्सपेंडिचर। लफ्ज बोलें, रीकूप्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रीकूप हो गया। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर रीकूप होगा तो इसका क्या करना है, इसको इनकम में डालेंगे, इसको इनकम में डालेंगे। इससे आप अपनी इनकम बना देंगे, क्योंकि आपको क्या होगी, खुशी। योर बाछें विल खिल लाइक एनीथिंग, तो आपकी बाछें खिल जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज रीकूप एक्सपेंडिचर। ट्रीटमेंट ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड बाय द कॉलेज इन 2011 में जो अमाउंट रिकवर हुई है कॉलेज वालों को, इसकी ट्रीटमेंट बताएं। द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम एट रुपीज 2000, 2000 रुपए पर इनकम में ऐड होगी इन टैक्स से 2011 बाय कॉलेज, चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, नेक्स्ट वीक से तो टेस्ट का शेड्यूल कोई प्रॉपर बन जाएगा। अभी इस हफ्ते जो है वो आप किस दिन टेस्ट देना पसंद करेंगे, जुमेरात को देना पसंद करेंगे या जुमे को टेस्ट देना पसंद करेंगे? हाइब्रिड से सेकंड रो में बच्चा ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है, यानी जुमे को, हफ्ते को। आज इतवार है ना, उनके लिए कॉलेज खोल लें। मैंने तो ऑप्शन ही नहीं रखी सैटरडे की। कोई पूछे चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, आपको खाना ले आए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आज मंगल है, कल इंशाल्लाह ऐलान किया जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल्स कीप वॉचिंग। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और कोई खर्चा या लॉस बाद में रिकूप हो जाए, रिकवर हो जाए, इन कैश, अगला बंदा पैसे दे जाए या काइंड या मरुंडे दे जाए या पापड़ दे जाए, और काइंड, अगला बंदा पैसे दे जाए या 2000 रुपए के मरुंडे दे जाए या 2000 रुपए की कुर्सी दे जाए। द रिकूप्ड अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम चार्जेबल अंडर द इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल ये क्या हुआ, रिसीव हुआ। ओके, बस ठीक है, छोड़ो। करेंसी कन्वर्जन, guys, you ready? Okay. Currency conversion. Every amount taken into account under this law shall be in कायदे आजम वाले पाक रुपीज। टेकन इनटू अकाउंट से मुराद रिकॉर्डेड। इतनी लाइट सी निच क्यों लिया आपने? प्रॉपर स्नीजिंग करें उसमें, जाहिर सी बात है, यू डू हैव द राइट। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आगे अजीब से स्टेटमेंट्स, अजीब सी आहें। अच्छा, वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीज, जहां कोई अमाउंट करेंसी में हो अदर देन रुपीज, conversion shall be at the National Bank of Pakistan rate, State Bank of Pakistan rate, prevailing at the date at which the amount is recorded, जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड की गई। टेकन इनटू अकाउंट का क्या मतलब है? जिस दिन क्या की गई, रिकॉर्ड की गई। ओके गाइस, चलें आगे चलें। मिस्टर कासिम परचेज, वो जो खाला का बेटा था हमारी, उसने गाड़ी खरीद ली है बाहर के मुल्क से, चोरी की। यार ये जो पहली 2-3 रोज में ना कासिम परचेज एन इंपोर्टेड कार फॉर $, 35,000 $35,000 की उसने गाड़ी खरीद ली है ऑन 31 मार्च 2009। द एक्सचेंज रेट ऑन द रेलिवेंट डेट्स आर एज फॉलोज। एक्सचेंज रेट ये आ रहे हैं। ओपन मार्केट में रेट है इसका 102 रुपया 31 मार्च को, और ईयर एंड पे इसका रेट है 103। लेकिन ओपन मार्केट से हटके स्टेट बैंक का रेट
2 और 103.2। अब बताएं रेट किस दिन का लेंगे, जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड हुई या ईयर एंड का? तो ये रेट तो फारग हो गए, चेहरा शरीफ ऊपर रखें, ये रेट तो फारग हो गए। अच्छा, इसके बाद ये वाला रेट क्यों नहीं लेंगे? आप बता दें गाड़ी को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? यूएस डॉलर 35,000 ज़रब 102.1। तो गाड़ी कितने की पड़ी? 35,73,500। तो ये कैलकुलेटर पे आपने फिगर बताई है मुझे। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। किस पे हंसते हैं? अपने आप पे हंसते हैं। तो इस फिक्रे को दोबारा पढ़ लें। वे अच्छा, ये आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग संडे का इंतजार कर रहे हैं। एक बार याद रखिएगा, आपके घर हर महीने 4 संडे आया करेंगे। कितने संडे उर्दू वाले नहीं, आपके घर हर महीने कितने संडे आया करेंगे? जब भी आपके घर संडे आएगा तो आपने उसको फुल प्रोटोकॉल देना है, ठीक है? मैं आपको बताऊं, जिंदगी में संडे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसकी जिंदगी में संडे जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो गया, समझ ले उसके मजे हैं। तो इसलिए जो है ना, ये जो संडे आ रहा है इस पे आपने पिछले 12 दिन का जो पढ़ा होगा वो सारा का सारा रिवाइज करना है। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीज, जहां कोई अमाउंट रुपीज के अलावा हो, द कन्वर्जन शेल बी एट द जी। जिनका फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, ये बातें समझ आ रही हैं? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। कोई ऐसा अजीब अजीब बातें तो नहीं हो रही? हाइब्रिड में हाथ खड़े करने से शर्माने वाले भी हाथ खड़ा कर दें। अच्छा जी, तो वेयर an amount is in a currency other than rupees, conversion shall be at the State Bank of Pakistan rate prevailing at the date at which the amount is cessation of source of income। source of income क्या हो गई? बंद हो गई। बशीर दारुल माही, मछली वाले, इससे ना मछली खाने गए तो दुकान क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। दुकान खत्म कर दी थी बशीर साहब ने। अच्छा, अब अगर एक बंदे की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए और बंद होने के बाद उसको पैसे आए, यहां पर उसे इनकम आए, तो क्या इस इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। मैं बताऊंगा ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं सवाल तो नहीं पूछ रहा। तो लॉ आपने बनाया, मैं आप लोग बता रहे हो। अच्छा, जैसे मैं पहले दिन आपसे पूछता कितने दिन वाला रेजिडेंट है, तो ये वेग सा सवाल था ना, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं, तो मैंने बताना है, मैंने पूछा तो नहीं। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाए? बंद हो जाए। ड्यूरिंग द, इसी साल बंद हुई टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट, सब्सिक्वेंट बेनिफिट गाइस, बंद इधर हुई है, बाद में बेनिफिट आया है, सब्सिक्वेंट बेनिफिट, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट शैल बी टैक्सेबल, शैल बी इन सादा वे। एज्यूमिंग, ये बंदा कह रहा है मेरी तो दुकान बंद हो गई है, मेरी इनकम पे कोई टैक्स लगा रहे हो। हम एज्यूम करते हैं तुम्हारी दुकान बंद नहीं हुई। एज्यूम दैट सोर्स हैज नॉट, एज्यूम कर लो सोर्स ऑफ इनकम बंद जिस वक्त आपने इनकम कमाई, तो एज्यूम कर लो कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद नहीं हुई। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है यू आर सपोज टू पे द टैक्स। अब जो लाइन मैंने काटी है आपने काटनी नहीं है, इसके अलावा बाकी वाला फिक्रा एक दफा पढ़ लें। जी, आपने कुछ पूछा? किसने पूछा? आपने पूछा? नहीं, आपका सवाल नहीं लेना मैंने। और किसी ने कुछ पूछा? हाँ, पूरे साल का 6 लाख से ज्यादा हो तो फ्री हो।
किसी को पानी चाहिए तो आ जाए। हाँ, ले बोतल करें फिर आगे। नहीं दे दें दे दें फिर ऐसा ना हो फिर आप ये पढ़ें जी। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, क्लास के बाद भी आ सकते हैं बोतलें लेके, मैंने कहा मना किया है, वो हाइब्रिड वाले परेशान हो रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं नहर वाले पुल पे। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल बंद हो गई और पैसे भी इसी साल आ गया, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट, तो जो इससे सब्सिक्वेंट बेनिफिट आएगा shall be taxable in the assuming that दुकान is not बंद at the time the income was कमा, जिस वक्त इनकम कमाई उस वक्त दुकान बंद नहीं थी, ये एज्यूम कर लें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये तो ड्यूरिंग द ईयर ही पैसे आ गए ना, दो 2016-2017, ऐसा भी हो सकता है कि इधर दुकान बंद हो और इनकम अगले साल आए, यानी किसी बंदे को याद आए यार मैं मछली खा के गया था, आपको याद है 6 मछलियां खा गया था मैं, तो मैंने पैसे नहीं दिए थे, तो मुझे ख्वाब आया कि भाई मरने से पहले दे दो, तो इसलिए अब मैं पैसे आपके पास ले आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस साल आपने दुकान बंद की उससे अगले सालों में पैसे आए। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर दुकान बंद हो चुकी थी। जल्दी बताएं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जिस साल पैसे आए उससे पहले ही दुकान बंद हो चुकी थी। तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर यानी साल शुरू होने से पहले ही दुकान बंद हो चुकी थी, और ड्यूरिंग द ईयर, तो इधर ड्यूरिंग वाला सिनेरियो कवर हो रहा है और इधर, समझ आ गई बात। दोनों सूरतों में इस अमाउंट को कहां डालना है, इनकम में, करें नोट। जी हाँ जी, ओके आगे चलें। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, आखिरी दफा पढ़ लेंगे। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए इधर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, देखें ईयर कमेंस होने से पहले, ये ईयर कमेंस हो रहा है, ईयर कमेंस होने से इधर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर और ड्यूरिंग द ईयर, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट, देन एनी subsequent benefit derived from it shall be taxable in the normal way, ये नॉर्मल वे में टैक्सेबल होगा, assuming कि दुकान बंद नहीं हुई। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन, किसी चीज को दो दफा इनकम में नहीं डालेंगे और किसी चीज को दो दफा खर्चे में नहीं डालेंगे।
अच्छा भाई ये हाँ जी बिल्कुल। और कुछ? ये एंट्री आपने की हुई है कभी? चीज़ें सेल की 2004 में, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ये एंट्री कितनों को आती है? हाइब्रिड में हाथ खड़े किया करें ना। ये एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, अगले साल ये डेटर पैसे दे गया, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, फिर क्या क्रेडिट? डेटर क्रेडिट। क्यों? अगर मैंने ये एंट्री कर दी कैश डेबिट सेल क्रेडिट तो डबल डेरिवेशन हो जाएगी, डबल इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। और क्या लिखा हुआ है? रूल टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन। ये रूल इसलिए बनाए ताकि डबल रिकॉर्ड इनकम ना करें। अब बताएं, अगले साल कैश डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए, ये कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो सेल लिख के काटें और इस तरह मिसाल नोट करें। इस तरह डबल डेरिवेशन हुई या डबल डेरिवेशन रुक गई? Okay. If any income is taxable on receivable basis, if any income is taxable on, it shall not become taxable again whereas received। इस पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा जब ये क्या हो जाएगी? रिसीव हो जाएगी। If an income is taxable on, it shall not become taxable again when it is received and vice versa and vice versa। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक एक्सपेंस लूं 2024-2025, बिजली का बिल पेएबल है, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, और जब पे हुआ तो खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट। चलेगा नहीं चलेगा? अगर ऐसा किया तो क्या होगा? डबल डिडक्शन हो जाएगी। तो डबल डिडक्शन की इजाजत है या मना है? अब क्या करें? एक्सपेंस को काट के पेएबल नोट करें, साथ वाले की बुक पे, साथ वाले के नोट्स पे नोट करें।
साथ वाला जानने वाला है या अनजान है, उसके सर पर शफकत का हाथ फेरें। अच्छा जी, आप जरा अंग्रेजी दोबारा पढ़ें। अगर किसी इनकम पे टैक्स लगा है ऑन, इनकम पे टैक्स कैसे लगे ये जरा देखें। जब ये सेल है तो सेल इनकम में जाएगी, इस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स। इफ एन इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीवेबल बेस। दोबारा देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे, देखते रहिएगा हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन, it shall not be, it shall not be, feel, it shall not be, इसको दोबारा इनकम में नहीं डालेंगे। it shall not be taxable again when it is received. Okay guys, हर गाय इधर आए। Likewise, इसी तरह अगर कोई खर्चा आपने माइनस कर दिए ऑन पेएबल बेस, इधर देखें, अगर कोई खर्चा आपने माइनस, ये खर्चा माइनस होता है ना, डिडक्ट हो जाता है। जब प्रॉफिट लॉस बन रहा होगा ये खर्चा माइनस हो जाएगा। मेरी तरफ ना देखो, इसकी तरफ देखो, जो खर्चे की तरफ देखो, तो खर्चा क्या हो जाएगा? माइनस ऑन, इट शैल नॉट बी, इट शैल नॉट बी, इट शैल नॉट बी, इट शैल नॉट बी, इट शैल नॉट बी डिडक्टेड। इसको दोबारा माइनस नहीं किया जाएगा। व्हेन इट इज paid, when it is paid। प्यार से कहीं साथ वाले को ओके गाय, पूछे कहीं 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 उसके कान में, कहीं अनजान भी है तो फिर भी इसी तरह दोस्ती होती है। आज नया दोस्त बनाए, ओके गाय। चलें जी, अच्छा जी, अच्छा, मुर्गी से दो किस्म के फायदे आते हैं, या तो उसके सर पे हाथ फेरें तो फायदा आता है, अच्छा, या चुरा फेरें तो फायदा आता है। वो तो सर पे तो नहीं फेरना होता। अच्छा, तो या तो मुर्गी को बेच सकते हैं, और अगर आपका प्रोग्राम नहीं है बेचने का तो फिर आप उससे खाने वाली बात अभी छोड़ो, तो या आप उसको ज़िबा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर उसके अंडे। इसी तरह जो भैंस है, जिसे आप मज कहते हैं, बफलो कहते हैं, तो वो काले रंग की जो होती है, मोटी सी, तो उसको भी आप रख भी सकते हैं। चारा खिलाएंगे तो फिर दूध, मैं कहता था मक्खन, तो चारा खिलाएंगे तो दूध, और अगर आप चाहें तो उसको लस्सी, कहाँ से आ गई, लो भी थनों से लस्सी निकल रही है लाइव, मीठी अलग नमकीन अलग, हद होगी। तो फिर आप उसको जो है वो चाहें तो ज़िबा भी कर सकते हैं। तो भैंस से कितने किस्म के फायदे आ सकते हैं? 2 किस्म के फायदे आ सकते हैं। इसी तरह कंपनी के जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो इससे भी 2 किस्म के फायदे आ सकते हैं। या आप उन शेयर्स को, इस बेचने को कहते हैं कैपिटल गेन, इस बेचने को क्या कहते हैं? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। और ये कहां फॉल करता है? और अगर आपका बेचने को नहीं है दिल, तो फिर आप ऐसा करें, यू कैन होल्ड, फिर आप शेयर्स को अपने हाथ में पकड़ लें, यू कैन होल्ड द शेयर्स एंड अर्न। फिर हर साल के एंड पे जब कंपनी को प्रॉफिट आया करेगा तो कंपनी अपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको दे दिया करेगी। यू कैन अर्न। तो शेयर से कितने किस्म के फायदे आते हैं? या तो आप शेयर्स को बेच ही दें, आपने 1 लाख के शेयर खरीदे, 1,20,000 के बेच दिए, वो तो फिर चले ही गए ना आपके पास से, ना रहा बांस ना बजी। अच्छा, तो अगर भैंसी चली गई तो दूध भी चला गया। सिमिलरली अगर शेयर भी चले गए तो डिविडेंड भी चला गया। लेकिन अगर आप शेयर अपने पास रखना पसंद करते हैं तो डिविडेंड भी आपके पास आना पसंद करेगा। और डिविडेंड कब आया करेगा? हर साल। हर साल कंपनी साल के एंड पे प्रॉफिट्स अगर कमाती है तो क्या बांटती है? डिविडेंड।
लेकिन जो नहीं, जरूरी नहीं अगर प्रॉफिट आते हैं तो। लेकिन इस डिविडेंड को फाइनल टैक्स रेजिम कहने हैं। क्या कहने हैं? और डिविडेंड पर टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगेंगे, बल्कि इस पे कितने परसेंट रेट लगेगा? 15%। कितने परसेंट रेट लगेगा? 15%। A tax shall be imposed at prescribed rate। ये रेट प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। प्रेस्क्राइब का मतलब है बताया जाएगा एक रेट। A tax shall be imposed at prescribed rate हर उस बंदे के ऊपर who receives a dividend from a, तो जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स बांटेगी उस पे जो टैक्स डिविडेंड आएगा उस पे एक रेट लगेगा। वो रेट प्रेस्क्राइब हुआ है और वो प्रेस्क्राइब ये हो गया है। Tax shall be applied by applying the rate on the gross amount of dividend। टैक्स लगेगा, आंखें खोल के क्लास लेनी है खुदा के लिए। टैक्स लगेगा ग्रॉस अमाउंट पर रेट लगा के। टैक्स कैसे लगेगा? ग्रॉस अमाउंट पर रेट लगाने का मतलब यह है कि अगर आपने डिविडेंड कमाया 1 लाख पर आप डिविडेंड लेने के लिए गए रिक्शे पर, 2000 रुपया रिक्शे का खर्चा आया, तो क्या 98,000 पे टैक्स लागेगा या 1 लाख पे लागेगा? अच्छा, 1 लाख आपने डिविडेंड कमाया, 2000 रुपया जो है वो आपको रिक्शे का किराया लगा, 1000 रुपए की दोस्तों को आपने मिठाई खिलाई, 200 रुपए की खुशी में खुद खाई। अब सवाल ये है, 200 रुपए की तो 3-4 बर्फियां होती हैं, कितनी हो जाती हैं कुछ? अच्छा देखिए साथ वाले का रसगुल्ले खा कर क्या हाल हुआ है, मोटा हो गया। अच्छा, तो द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो क्या खर्चे माइनस करने की इजाजत है ये सारे जो मैंने बताए हैं, या नहीं माइनस करने की इजाजत? नहीं माइनस करने की इजाजत। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है किसी कंपनी का डिविडेंड होता है, गवर्नमेंट उसे माफ कर देती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो हम, कंपनी नई नहीं बनी है, तो हम इसके शेयर होल्डर्स पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए डिविडेंड क्या कर दिया जाएगा? माफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या डिविडेंड के ऊपर टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसी सूरत में डिविडेंड पर टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन ये बड़ा रेयर सर्कमस्टांस में होगा, जनरल रूल नहीं है। आमतौर पर डिविडेंड पे रेट 15% है, लेकिन अगर हुकूमत कह दे कि फलां कंपनी के लिए रेट 0% है तो फिर वो 0%। ये सेक्शन नहीं लगेगा ऐसे डिविडेंड पर जिसको हुकूमत ने क्या कर दिया है? माफ। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है? माफ। इससे टैक्स की छूट है। तो अगर टैक्स की छूट है तो फिर जो है वो इस पर बोले टैक्स नहीं लगेगा। चलें जी आगे। एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड। हर कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है, एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शैल डिडक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ। आप कंपनी के पास डिविडेंड लेने गए, आपने कहा मेरा डिविडेंड बनता है 1 लाख। कंपनी ने कहा मोहतरम 1 लाख डिविडेंड आपका बनता है, उसमें से 15,000 रुपया टैक्स है। आप होंडा एटलस कार कंपनी के पास गए कि मैंने आपके शेयर खरीदे में मुझे आपसे डिविडेंड चाहिए, तो होंडा एटलस कार ने कहा जी 1 लाख आपका डिविडेंड बनता है, उस पर 15,000 रुपया टैक्स बनता है। आप इतने अच्छे तो है नहीं कि खुद टैक्स जमा करवाएं। पूछें साथ वाले से, आप इतने अच्छे हैं? क्या जवाब आया? नहीं, सबको नहीं जवाब आया। तो आप इतने अच्छे तो है नहीं कि खुद टैक्स जमा करवाएं। इसका हल फिर हुकूमत ने क्या रखा है? कंपनी काटे। कौन काटेगा? कंपनी काटे। बचपन में कोई काटता था वो अलग है, उसकी बात नहीं हो रही। अभी कौन काटेगा? और आपने कटवाना है फिर ये। अब वो बाइट कंपनी काटेगी, क्या काटेगी? टैक्स काटेगी। कितना? 15%। कितना बनते हैं? 1 लाख पे 15%, 2 लाख पे 15%, 30,000, 3 लाख पे 15%, 45,000, 67 लाख पे 15%। तो कंपनी टैक्स काटेगी। एवरी
और अगर आपको मेरी बात फील नहीं हो रही तो अब मैं आपको फील कराता हूं। एवरी कंपनी शेल काट्स, लिखा, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये देख लिखा। बोले कंपनी क्या करती है? काटती है। आज तक हमें क्या पता था कौन काटता है? छोड़ें। आज हमें क्या पता चला? कंपनी भी कब काटेगी? पेइंगा डिविडेंड। जब कंपनी क्या पे कर रही होगी? डिविडेंड। शेल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। 1 लाख पे काटेगी या 1 लाख माइनस 2,000 अगर मिठाई खिलाने के लगे तो 98,000 पे टैक्स काटेगी? 1 लाख पूरे पे। पहले आपने घर में आहिस्ता आवाज में बोलने, कंपनी काटेगी, कंपनी काटेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊंची कहते कंपनी काटेगी टैक्स। कंपनी में काम ना कर रहा हो तो नहीं ना, ये तो कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ये तो कंपनी का मालिक है। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो आप कंपनी के एम्प्लॉय तो नहीं है। तो फिर कंपनी जब आपको डिविडेंड देगी तो उस पर टैक्स काटेगी। जी किसी ने नहीं, टैक्स पहले नहीं दिया होता ना, वो डिविडेंड जब लेने जाते हैं तभी कंपनी जो है वो टैक्स काटती है। डिविडेंड पर एडवांस में कोई टैक्स नहीं लेता आपसे एफबीआर वाले। नहीं, वो तो कब्जा कर ले किसी गलत बात पे, वो अलग चीज है। अच्छा जी, जनरली टैक्स का रेट बोलें क्या है? इंडिविजुअल को डिविडेंड मिले या एओपी को डिविडेंड मिले 15%। डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ये 7.5%। ये आईपीपीज आपने सुना होगा, इंडिपेंडेंटली जो बिजली बना रहे हैं वापडा से हटके, अगर इनके आपने शेयर खरीदे हैं तो रेट क्या है? और कुछ केसेस में रेट क्या है? बहरहाल ये रेट पेपर में दिए होंगे, कोई आपने याद नहीं करने, ये रेट भी याद नहीं करना। 15% भूल जाएं, पेपर में गिवन होगा, भूलें जरा 15% अगर याद हो गया तो। भूल गए? अब डिविडेंड पे टैक्स रेट नहीं पता। अच्छा जी, अब आप अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे और जो पीछे आपकी रो में बैठा हुआ है उसके सर पे शफकत का हाथ रखेंगे। मैं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, फुल स्ट्रेच दें। बाबर नहीं होता था खाला रशीदा का बेटा, वो जिसकी फूफो के घर शादी हो गई थी, तलाक हो गया। ये लोग कौन बैठे हुए हैं? ये कौन है? कौन लोग? यार ये पहली जो 4 रोज है ना, इनको उठा के इस क्लास से रवाना कर दो। ऑलवेज नेगेटिव। अल्लाह ने नेक औलाद दे दी थी, नहीं बोला एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बस यही कहानी आपकी दुनिया जिंदगी की बेस है, बस इसी की बुनियाद पे सारी मिसालें आगे चलाते हैं। पता नहीं कौन राजा रानी थे। बाबर इज एंगेज्ड, बाबर की भी तादाद मंगनी हुई है इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑटो पार्ट्स। तो ये ऑटो पार्ट्स बेचता है। फॉलोइंग इज द डिटेल शेयर्ड बाय हिम। बिजनेस इनकम उसकी है 12 लाख, डिविडेंड इनकम है 3 लाख, और ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस इज 50,000। उठे 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 उठ जाएं, चलना शुरू करें, चलना शुरू करें। मार्कर पकड़ें, इधर आए, ऐसे करें, बॉल पॉइंट को ऐसे करें, रजिस्टर खोलें, यहां लिखें इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम कितने रुपए? 12 लाख। बता दें इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 12 लाख। डिविडेंड इनकम
3 लाख। खोल लें रजिस्टर, जल्दी करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस बोले 12 लाख। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड इनकम जो है ना, इसको फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम कहते हैं। इसके साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखा जाता है नॉर्मल इनकम्स के साथ, लेकिन ICAP ने एक नॉर्म बनाई हुई है, इसके साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख देते हैं, लेकिन कोई खास इतना लिखना जरूरी भी नहीं। असल में जो है ये फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है और इसका नाम है डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम आप सवाल से देख के बताएं कितनी है? 3 लाख। जी, अब आप जवाब बताएं। हाँ जी, 15 लाख। इसमें से माइनस करें ज़कात, लेकिन सबर, एक सवाल मेरा आपसे, अगर मैंने सिर्फ ज़कात माइनस करके रेट लगा दिया तो इसका नुकसान क्या होगा? भाई डिविडेंड पे कौन सा रेट लगना है? 15%। और नॉर्मल इनकम्स पे कौन सा रेट लगना है? वो जो टेबल 1 और, इसलिए एक काम करें, फौरन डिविडेंड को माइनस कर दें। डिविडेंड को लेस FTR इनकम, किस नाम से? डिविडेंड। पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिख सकते हैं आप दोबारा, कोई मसला नहीं। अब जब इसको आप माइनस कर रहे होंगे तो ये पूछेगा मुझे क्यों निकाला। अब आप इसको क्या जवाब देंगे? तुम्हें क्यों निकाला? वो नहीं होता, बच्चे की जेब में 5,000 डालते हैं, सोते तो निकाल लेते हैं वापस। तो ये वो 3 लाख डालें फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, बाद में इसको, क्योंकि अगर इसको ना निकाला तो पड़ा रहेगा। तो क्या होगा? इस पे रेट टेबल 1 और 2 वाला लग जाएगा, इसलिए हम इस पे कौन सा रेट लगाना चाहते हैं? तो इसको पहले यहां पे क्लासिफाई करें, फिर उसको बाद में निकाल दें। जवाब बता दें। वो जो पंजाबी वाले कहते हैं आ जाके खोती बोर्ड थले, तो 12 लाख में ही हम खड़े हैं अभी, तो स्टिल वी आर देयर, अंग्रेजों की जबान में स्टिल वी आर देयर, 12 लाख पे खड़े हैं। अब क्या माइनस करें? ज़कात। ऐसी बातें अगर आपको बुरी लगती हैं तो क्लास के बाद आके बता दिया करें, मैं अगली क्लास में 2 दफा कर लिया करूंगा। ज़कात, 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 जल्दी जल्दी जल्दी, ज़कात। 50,000। ज़कात कितनी? 50,000। साथ वाले के सामने से कैलकुलेटर पकड़ें, टोटल करें इसको। डबल 1 5 0 ये जो टैक्सेबल इनकम आ जाती है ना, इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम। इसे क्या कहते हैं? जिस पर टैक्स लगेगा सादा तरीके से या तिल वाले तरीके से? तिल वाला तरीके से किस पे लगाना है? डिविडेंड पर। और सादा तरीके से टैक्सेबल इनकम पर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 1000 साल और रोती रहती है। फिर कहीं होता है चमन में 7 वाला दीदावर पैदा। भाई उसकी कदर कर लें, ऐसे लोग रोजाना रोजाना नहीं मिलते। ऐसे दोस्त आपको कहाँ मिलेंगे जैसे 7 वाला हीरा बैठा हुआ है आपके पास।
जी 11,50,000, प्लीज उसकी कदर कर लें। 11,50,000। अच्छा, दूसरे को नहीं कहना कि मेरी कदर करो, आपने अगले की करनी है। 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। इसमें सैलरी नहीं है ना, तो फिर सैलरी तो कम ही आनी है। तो सैलरी कम, तो टेबल 1 सैलरी तो है ही नहीं इसमें। तो अगर आप इसका 75% लेके सैलरी से कंपेयर करें तो सैलरी यहाँ 0 लिख लें, तो फिर सैलरी 0 है तो सैलरी कम, तो सैलरी कम, तो टेबल 1। 15% ऑफ 15% अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, बोले 5 लाख, बोले 82500। अच्छा, खामोशी से सुने, एक आवाज आ रही होगी। बिल्कुल खामोश हो जाए, खामोश हो। 1 मिनट सारे जरा खामोश हो, सुने। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आ रही है आवाज? अच्छा, कहां से आ रही है? इसको बुला ले, आ जाओ तुम। टैक्स ऑन डिविडेंड, क्योंकि ये वाला टैक्स तो 3 लाख पे नहीं निकाला ना, अब डिविडेंड पे अलग से टैक्स लगाएं। इनकम कितनी थी? 300,000, बड़े हो जाए। इनकम कितनी थी? 300,000 इंटू 15%, 45,000। आज जवाब दे दे मुझे। 127500। अच्छा भाई, एक चीज का अब आपने ध्यान रखना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये ध्यान रखना है आपने कि टैक्स ऑन डिविडेंड असल में डिडक्ट हो चुका है। अब देखने में ये लग रहा है कि 1,27,500 आपने गवर्नमेंट को देना है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हाँ, बिजनेस का 82,500 आपने गवर्नमेंट को देना है, लेकिन ये 45,000 आपने गवर्नमेंट को देना नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी ये टैक्स कंपनी ने काट लिया हुआ है। ऑलरेडी ये टैक्स कंपनी ने काट लिया हुआ है। तो जब कंपनी ने ये टैक्स डिडक्ट कर लिया हुआ है, तो यू आर नॉट सपोज टू पे दिस टैक्स अगेन एंड अगेन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 45,000 दोबारा ले लो, गवर्नमेंट कहेंगे चाची दोबारा ले गए। आप बता दें क्या करें? माइनस कर दें। इसको क्या कर दें? माइनस कर दें। अब क्लास के बाद आपने बंदे लेके आके ये नहीं पूछना कि इसको ऐड भी किया, लेस भी किया, तो ऐसा क्यों किया। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों किया, इसलिए कि ये ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड बाय कंपनी। पहले ही टैक्स कट चुका है। कितना? वही 45,000। आप बताएं पेएबल टू गवर्नमेंट कितना आएगा? 8 टू। वाई आर यू खंगिंग?
जल्दी जल्दी नोट कर लें। चचा ने चची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से चटनी चटाई। इस तरह की सारी बातें याद हैं, बातें याद है। चचा जी घर में चटाते चटनी, चांदनी चौक में पहुंच गए। चलो फ्री होंगे उसके ना, क्या है। जी भाई कैसे आना हुआ? इनका प्रॉपर्टी के नोट्स लेके। अच्छा भाई, सवाल को 2 दफ़ा जो है वो घर में कर लीजिएगा, ठीक है? ज़रा याद से, लाइब्रेरी में बैठ के, जहाँ मर्जी बैठ के, इधर कुछ मोटरसाइकिलों पे बाहर बैठे होते हैं, वहाँ बैठ के, कहीं भी बैठ के कर लीजिएगा। इस सवाल को 2 दफ़ा ज़रा कर लीजिएगा। तो हमारी बिजनेस इनकम थी 12 लाख, डिविडेंड इनकम थी 3 लाख, टोटल इनकम बनी 15 लाख, लेकिन हमने 3 लाख माइनस कर दिया तो हमारी बकाया इनकम वही बच गई 12 लाख। ज़कात माइनस की टैक्सेबल इनकम आ गई। अब ये जो टैक्स है ना, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स है। ये टैक्स किसका है? इसमें टेबल 1, असल में जब टेबल 1 या 2 लग जाए ना तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स रिजीम। और ये फाइनल टैक्स है। फाइनल का मतलब है बस ये फाइनल, यही टैक्स है और कोई टैक्स नहीं है। क्लियर? बच्चे गिन लें तकरीबन हर क्लास में अंदाजा लगा के, और एंड पे नोट्स रख दें। ये जाते हुए एक एक कॉपी अपने और भाई के लिए ले जाएंगे। ओके, एक दो आंसू बहाएं। सेक्शन 8 आखिरी सेक्शन आ रहा है इस चैप्टर का, और अपने दिल से कहें कि मैंने सोचा था ये चैप्टर साथ साथ याद करूंगा, लेकिन ये भी अब हाथ से निकल गया। रोने की आवाज, रोने की आवाज। ये नहीं हो रहा। अजीब लोग हैं। मैं रो के दिखा दूं लेकिन अजीब सा लगे, फिर आप लोग कहेंगे अजीब आवाज। नहीं सर, नहीं हो रहा। चलो पश्तो में रो दो। बस नहीं, जल्दी करो। ये रोना किस पर था? ये चैप्टर साथ साथ याद करना था। कोई रह गया तो वो रिकॉर्ड करके भेज दे अपनी आवाज। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5। ये हाइब्रिड में सेकंड रो में देखो गर्मी की लग रही है कि एसी नहीं चल रहा उधर सही। कल मैं घर से ले आऊंगा अगर ज्यादा मत पता करो जाके। ये 1 मिनट हाथ खड़ा कर दें अगर कोई इशू नहीं है तो। है इशू तो, अगर कोई इशू नहीं है बस है इशू भाई सेकंड रो में जाएं जरा जल्दी देखें। अच्छा आप लोग इधर सीए करें। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 shall be a फाइनल टैक्स। ये जो सेक्शन 5 वाला आज हमने टैक्स पढ़ा है, ये कौन सा टैक्स है? फाइनल टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है? फाइनल टैक्स है। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 shall be a फाइनल टैक्स। भाई क्या कर रहे हो अब? अच्छा, कुछ कर क्या हो? ये जो इसी नजर आ रहा है सामने, वरना सीट चेंज कर लें, थर्ड रो में चलें। shall be a फाइनल टैक्स। अच्छा भाई पहली बात, ये जो डिविडेंड इनकम है ना, दिस इनकम शेल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। दिस इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर। अब ये आई के बरकत के लिए अदर सोर्स लिखते हैं, मेरे ख्याल से लिखना नहीं चाहिए। इट इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। आप काटें मत, बट ये पहली बात उसने ये लिखी है। This income is
नॉट चार्जेबल अंडर सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, किसी में भी ये नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। 3 लाख इनकम कमाने के लिए अगर आपने 2,000 रुपए की बाद में मिठाई खिलाई किसी को, तो ये माइनस करने की इजाजत है या नहीं? नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। दिस इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात। इस 3 लाख में से ज़कात माइनस, इसलिए मेरे भाई ज़कात हमने 3 लाख में से माइनस नहीं की, ज़कात हमने इस वाले 12 लाख में से माइनस की है। इस 3 लाख में से ज़कात भी माइनस नहीं होगी। द सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस, इसमें से कोई लॉस माइनस नहीं होगा। लॉसेस का एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे अगर आपकी कोई इनकम आ रही है ना और किसी और हेड में लॉस आ रहा है, मिसाल के तौर पे 1 लाख, तो वो यहाँ माइनस करने की इजाज़त है। लेकिन ये लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस 3 लाख में से लॉस माइनस करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब ये 3 लाख जो है ना बड़ा गुस्से वाला है। 3 लाख क्या है? गुस्से वाला। इसके अंदर 4 खासियतें हैं। ये 4 खासियतें ज़रा इसकी सुनिएगा। बस ठीक है, रख तो जाओ अंदाज़न 2-4 ऊपर रख के। अच्छा, मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरे में से कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे। अच्छा अच्छा, क्या? नहीं नहीं, मेरे में से ज़कात भी माइनस नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बस मेरे में से कोई लॉस भी माइनस नहीं होगा। 4 बातें बोले। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा और ना जा, मेरे में से कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे। हाँ, मैं खर्च है ना, मैं 3 लाख ही हूं, मेरे में से कोई ज़कात नहीं माइनस होगी। हाँ, चल बस, मेरे में से कोई ज़कात नहीं माइनस होगी, मेरे में से कोई लॉस नहीं माइनस होगा। हाँ, वो ठीक है, फिर 3 लाख ही है। फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें इसकी। घर में इस तरह बोलना है आपने। हाँ, 4 दफा करना है। बोले, पहली दफा बोलो मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा। बोलो जरा, क्या? बोलो। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा। यार हाँ, तो अजीब लोग हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ये देखो, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा किसी हेड में। दूसरा बोलो, दूसरा। मेरे में से खर्चे भी माइनस नहीं होंगे। हाँ, मेरे में से खर्चे भी माइनस नहीं होंगे। हाँ, मेरे में से ज़कात भी माइनस नहीं होगी। हाँ, मेरे में से ज़कात भी माइनस नहीं होगी। छोड़ें, चलें वापस आए, सीए करें। दिस इनकम शेल नॉट बी चार्जेबल अंडर, ये इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी। इसमें से खर्चे माइनस द इनकम, इनकम कितनी है? 3 लाख। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय सेट ऑफ एनी लॉस, इसमें से कोई लॉस भी माइनस नहीं होगा। अच्छा जी, ये जो टैक्स है ना इसके ऊपर बना 45,000, कितना टैक्स बना इस पे? इसमें से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसमें से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी ये टैक्स छूटेगा नहीं। यानी 45,000 की बजाय आप मेहनत करके 44,000 दे दें तो ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। द टैक्स कता, जो टैक्स कता है, कितना कता है टैक्स? 40, शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिस्काउंट। टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं? डिस्काउंट। Okay. The liability of a person shall be discharged if tax has been
ये पैसे आपने कहीं जाके जमा नहीं कराने। द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इज, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है, आपने कहीं जाके ये पैसे जमा, द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी खत्म, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इफ द टैक्स हैज बीन, ये देखें ना, जो लाइबिलिटी में आ रहा है ये 45 नहीं आ रहा अब, असल में तो ये लाइबिलिटी है ना, अब आपने ये जाके गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो इस लाइबिलिटी में ये 45 नहीं आ रहा क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, डिडक्ट हो चुके हैं। तो अगर पैसे डिडक्ट हो चुके हैं तो ये माइनस, सॉरी पे नहीं करने, अगर पैसे डिडक्ट हो चुके हैं तो आप ये पे नहीं करने। तो द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन शेल बी खत्म, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। ओके, पेज नंबर 19 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, ये सवाल नहीं आप लोगों ने करना, ये चैप्टर 6 का सवाल है। हो सकता है कोई नई बुक आए तो मैं उसमें ये सवाल को डिलीट करके उधर ही चेंज कर दूं। जनरल प्रोविजंस विच मे अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू, जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिर रही है उसके बारे में आम तौर पर क्या रूल्स होते हैं। जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में गिर रही है उसके बारे में आम तौर पर क्या रूल्स होते हैं। वो किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाती, उसमें से खर्चे माइनस नहीं होते, ज़कात और लॉसेस माइनस नहीं होते, उसके टैक्स में से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं किया जाता, और उसका टैक्स आपने जमा नहीं कराना होता क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच गया हुआ है। इसको जनरल प्रोविजंस भी कहते हैं और जनरल रूल्स भी कहते हैं। ये देखें, हेडिंग भी दी हुई है, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 एंड 7B, या रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। ओके, नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ें। रुस्तम एंटरप्राइज ऑप्ट्स फॉर फाइनल टैक्स रिजीम विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए उसने फाइनल टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया है। अच्छा यार, ये ना गलत बात है, एक्सपोर्ट सेल आपके सिलेबस में है ही नहीं। एक्सपोर्ट सेल वाले को दो ऑप्शंस हैं, या नॉर्मल तरीके से टेबल 1, 2 में टैक्स दे दे, या फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाए। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, क्या करना पसंद किया है, फाइनल टैक्स रिजीम में जाना पसंद किया। एक्सपोर्ट्स बिजनेस के लिए कहां जाना पसंद किया, फाइनल टैक्स रिजीम में जाना पसंद किया। तो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लिस्ट डाउन द रूल्स दैट अप्लाई टू इनकम्स फॉलोइंग अंडर फाइनल सब्जेक्ट टू फाइनल। जो इनकम्स फाइनल में चली जाती हैं उनके रूल्स बताएं क्या हैं। कितने रूल्स हैं, अभी 5-6 रूल हम पढ़ के आए हैं। क्या रूल है, किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी, खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात माइनस नहीं होगी, लॉसेस माइनस नहीं होंगे, डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, और टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कट चुका है, अगर कट चुका है तो टैक्स पे नहीं। कितने रूल हैं, 6 रूल्स। और सेक्शन कौन सा है, 8, सेक्शन 8 ही है मेरे ख्याल से। ओके,
वो नहीं जीन फ्रेंकोइस होता था, खाला जेसिका का बेटा। हाँ हाँ बेटा हुआ था खाला का, अब तो बड़ा हो गया है, फ्रेंच डिजाइनर बन गया है। जीन फ्रेंकोइस, क्या फ्रेंकोइस बोलते हैं आप लोग, फ्रेंकोइस बोलते हैं? आखिर में जेड प्रोनाउंस करेंगे, पता नहीं, ये जेसिका आंटी मिलेंगी तो बताएंगी। जीन फ्रेंकोइस अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान। उसकी अम्मी ने उसे कहा था बेटा कभी कभी पाकिस्तान चले चले जाया करो, तो फ्रांस में ही मर गए तो क्या बनेगा तुम्हारा। ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये जो आखिरी दफा आया था ना पाकिस्तान में, ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट, आखिरी दफा नहीं आया था, नजर आया था, मीनार पाकिस्तान पे खड़ा था, तो ड्यूरिंग, छलांग मार दी थी यार, हाथ होगी, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनको क्लास से निकालो। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट, उसने लास्ट विजिट में ही स्टेड इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में स्टे किया था, फ्रॉम 10 जुलाई 20x8 टू 25 फरवरी 20x9, डिटर्मिंग द मैरिटल स्टेटस ऑफ जीन फ्रेंकोइस फॉर residential status of Jean Francois for tax year 20x9, assuming that Commie has granted him permission to use the calendar year as special tax year। बबलू उसका नॉर्मल ईयर ना है, उसका कौन सा ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर। तो उसको इजाजत क्या दे दी हमने, कौन सा ईयर इस्तेमाल करे, स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करे, और वो कौन सा होना चाहिए, कैलेंडर ईयर। अब बताएं ये कब से कब तक का बनेगा, रकम जनवरी, अच्छा ये मुझे बताएं, कैलेंडर ईयर में आपके सामने 2 लिख रहा हूं, ये ना थोड़ा सा जरा समझने वाला सवाल है। उसने 0 की जगह क्या लफ्ज़ यूज किए, एक्स। जीन फ्रेंकोइस, इस साथ वाले के अंदर रेस्ट करने के लिए नहीं होता। जीन फ्रेंकोइस अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट्स पाकिस्तान, ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई टू 25 फरवरी 2009। 10 जुलाई टू 25 फरवरी 2009, 10 जुलाई से लेके 25 फरवरी तक, ये 10 जुलाई 2008 से लेके 25 फरवरी 2009 तक, यही बनेगा ना, बताएं ना, क्योंकि यहां तो 1 जनवरी 9 शुरू हो गया ना। नहीं यकीन आ रहा तो ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहां से क्या शुरू हो गया है, 1 जनवरी 2009। एक पंजाबी वाली 9 भी होती है, अल्लाह आपके वालिदैन को नेक 9 दे। अच्छा वही गरारी घूमती रहती है। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रेंकोइस फॉर टैक्स ईयर 2020x9। जी भाईजान, 20x9 कौन सा साल है, 20x9, पहले वाला दूजे वाला, पहले वाला दूजे वाला, पहले वाले हाथ खड़े करें, पहले वाला, आपकी हकीकत खुलेगी साथ वाले पे, पहले वाला हाथ खड़ा करें, 20x9 पहले वाला है, पहले वाला। जितने लोग कह रहे हैं दूसरे वाला 20x9 है, दूसरे वाला 20x9 है, दूसरे वाला 20x9 है, इनडिसाइसिव लोग हाथ खड़ा करें, जिन्होंने दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया, दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, इस तरह देखें, 31 दिसंबर 2008
को डिनोट कैसे करना है, किसी को याद हो? चले ऐसे खुला खुला करके कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2008 को डिनोट कैसे करना है, किसी को याद हो? 30 जून 2009 आ रहे इसके बाद, तो इसको कैसे डिनोट करते थे? टैक्स ईयर 2009। अब बताएं 31/12/2008 वाले साल को हम कैसे डिनोट करें? टैक्स ईयर या टैक्स ईयर 20? तो उसने इस साल के बारे में पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा ही उस साल के बारे में। सर ये क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2008 को शुरू हो रहा है, 31/12/8 को खत्म हो रहा है और आप ऊपर 2009 लिख रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ था आज तक। खुदा के लिए मुझे बता दें ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे अजीब अजीब लागे, पता नहीं मुझे क्या क्या लागे। तो खुदा के लिए मेरे भाई ऐसी बातें ना करें। आपको ये एग्जाम्पल जो है वो क्लास में कराई हुई है। अल्लाह आपके साथ वाले को बुला करे, अल्लाह करे मिल जाए। ये एग्जाम्पल देखें, क्लास में कराई हुई है। क्या 1 जनवरी 20 से 31/12/20 का नाम हमने क्या रखा हुआ है? 21। और 1 जनवरी 21 से 31/12/21 का क्या नाम रखा हुआ है? 22। क्यों, क्या रूल बताया था? इसके बाद कौन सा? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा या याद कराऊं? अब ये अगला साल तो मांगा नहीं था हमारे से सिर्फ कौन सा वाला साल मांगा है? 20x। व्हाट इज 20x9? आगलो वाला, पिछलो वाला? पिछला वाला। 1 जनवरी 8 से लेके 31/12/8 को कहते हैं टैक्स ईयर 2009 या 20x9। अब इसमें दिन गिन लें, बहुत कम दिन बनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई के कितने? 10 को डाल के गिनना है। 175। चलें जी, नोट करें। इसी तरह नोट करेंगे, क्रॉस भी मारेंगे जी, बिल्कुल समझने के लिए सारा नोट करेंगे। ये ब्लू लाइन क्या शो कर रही है उसका? स्काई ब्लू लाइन क्या शो कर रही है उसका? स्टे शो कर रही है। लेकिन अगले साल का स्टे इररिलेवेंट है। हमने कहां तक का स्टे देखना है? 31/12/2008 तक का। That was a bit technical question, I think. अकेले में बैठ के करेंगे घर में जाके इसको, यकसुई के साथ। Kaleem Limited is a listed company and its accounting year ends on 30 June. KL is now considering to change its accounting year from 30 June to 30 September.
चिनमिन मिनचिन चिनमिन मिनचिन बंद कर दें, वापस आ जाए पाक से। ब्रीफली डिस्क्राइब द नॉर्मल स्पेशल एंड नॉर्मल स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में बताएं। तो वो तो नॉर्मल की डेफिनेशन अलग दे देंगे, स्पेशल की टैक्स ईयर अलग दे देंगे और ट्रांजिशनल की अलग दे देंगे। वो तो दो दो लाइन की डेफिनेशन है। आगे चलें। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू, अगला सवाल चैप्टर 15 के बाद समझ आएगा। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की रिक्वायरमेंट्स बताएं। नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की रिक्वायरमेंट्स ये तो कल पढ़ा था। Point number 3, a person may apply in writing to COMI to allow him to use a 12-month period other than the order will be passed by COMI if the condition mentioned below is fulfilled. Okay, guys, done. चलें जी, अगला चैप्टर निकालें, इनकम प्रॉपर्टी वाला। क्या हुआ? 2 मिनट रह गए। 2 मिनट में दुनिया पता नहीं कहां चांद पे पहुंच जाती है। नहीं पहुंचती 2 मिनट में, 4 मिनट लगते हैं। चलो भाई, नोट्स बांटना शुरू करो जी। मैं आता हूं आपके पास। वो सिंपल ऐड करके लेस कर दे और शो कर दे। रिकॉर्डिंग हो, हाँ जी। हाइब्रिड में नोट्स बांटना शुरू करें। हाइब्रिड में कोई नोट्स बांटने में हेल्प कर दे। अगली रोज में भी दे दें। भाई आप बांट रहे हो नोट्स? बांटो, बंद कर दो रिकॉर्डिंग।